पिछले वीडियो में यानी कि विलयन का जो पार्ट 2 था उसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम, ग्राम प्रति लीटर यानी कि शक्ति, नॉर्मलता, इतनी चीज़ें क्या कर रही थी, पढ़ ली थी पार्ट 2 में। जिन्होंने ये वाला वीडियो नहीं देखा वो पार्ट 2 ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ये तीनों ही तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके लिए मैं बोलूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। इनसे हर बार न्यूमेरिकल जो होता है वो आता ही आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। ठीक है, नोट्स बनाते रहना। न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मोलरता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोलरिटी, इंग्लिश में मोलैरिटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार लगभग सवाल आता ही आता है। तो मोलरता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, किसको, मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहो और लिखते रहना, बाद में पहले समझ लो, स्क्रीनशॉट लेकर के रखते रहो। ठीक है, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। तो M बराबर क्या होता है, फार्मूला, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हो, N से, और आयतन को किससे प्रदर्शित करते हो, V से। तो M बराबर क्या हो जाएगा, सीधे N बटा V। N क्या है, मोलों की संख्या, और विलयन का आयतन क्या है, V। ठीक है, अब बात आती है कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो किसी भी अगर पदार्थ है, विलेय पदार्थ अगर है, उसके मोलों की संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो दिया गया भार जितना भी प्रश्न में दिया होगा उसको रखोगे ऊपर और नीचे उसको भाग कर दोगे किससे, उसके अणुभार से। ठीक है, यदि विलयन का आयतन तुम्हारा मिलीलीटर में दिया होगा तब क्या हो जाएगा फार्मूला, तब हो जाएगा फार्मूला M बराबर N बटा V गुणे 1000। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, इसलिए हमने 1000 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि हमें निकालना कितने में है, 1 लीटर में निकालना है। ठीक है, चलो फार्मूला याद रखना, मोलरता बराबर N बटे V गुणे 1000। मोलरता का मात्रक अभी तुमने देख लिया, मोल प्रति लीटर होता है। और यह किस पे, ताप पर निर्भर करेगा या नहीं, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, आयतन है, तो ताप पर निर्भर करता है, और ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। इससे रिलेटेड प्रश्न, 5.85 ग्राम NaCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया। तो देखो भाई, दी गई मात्रा कितनी है NaCl की, दी गई मात्रा NaCl की दी गई मात्रा, और दी गई मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कितनी दे रखी है W, 5.85 ग्राम। ठीक, फिर जल में, कितने जल में घोला गया, 250 मिलीलीटर जल में। तो विलयन का आयतन कितना दे रखा है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो विलयन का आयतन दे रखा है हमारा 250 मिलीलीटर। ठीक है, विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है, यानी कि M बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब तुम्हें पता है कि M बराबर क्या होता है, फार्मूला, विलेय के मोलों की संख्या। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें मोलों की संख्या निकालनी। तो मोलों की संख्या क्या होती है, किससे प्रदर्शित करते हो, N से, और ये क्या होता है, दिया गया भार W और बटे उसका अणुभार M डैश हम मान रहे हैं। ठीक है, W कितना होता है, दिया गया भार कितना दे रखा है, 5.85, और बटे अणुभार, अणुभार यहाँ पे हमें लिखना है। तो अणुभार निकाल लो NaCl का, कहीं पे यहाँ निकाल रहा हूँ, NaCl अणुभार निकालो। Na का कितना होता है 23, और Cl का कितना होता है 35.5। इनको जोड़ोगे तो 3 और 5 कितने हो गए, 8, 2 और 3 कितने हो गए, 5, और ये क्या था 0.5। तो इसका अणुभार कितना आया, 58.5 ग्राम प्रति मोल। इससे इसका मान यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो गया, 58.5। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हटेगा, एक नीचे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक नीचे 0 बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, यहाँ पे 5 था और ये क्या है, 0 बढ़ गया। अब देखो 585 इसको डिवाइड कर दोगे तो 585 1 और ये 0, तो क्या आएगा आंसर, 1/10 यानी कि 0.1। तो N की जगह पे क्या लिख दोगे, फार्मूला क्या होता है, N बटे V और गुणे 1000। तो N की जगह पे कितना आ गया हमारा, 0.1 बटे V का मान कितना है,
250 और गुणे क्या हो गया हमारा 1000। 250 से भाग करोगे 1000 को सीधे 4 बार आएगा और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.4। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 0.4 मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से कर सकते हो, दोबारा देख लेना। ठीक है, अगर कैलकुलेशन नहीं समझ आई हो तो एक बार फिर से देख लेना बैक करके। ओके, नेक्स्ट आता है एक और प्रश्न कि 0.1 m यानी कि इसकी मोलरता कितनी दे रखी है 0.1। Na2CO3 का 500 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। पूछा गया है कि हमें इसकी कितनी मात्रा की ज़रूरत होगी अगर हमें कितनी मोलरता चाहिए, 0.1 m चाहिए। निकाल लोगे? एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखना कि मैंने कैसे किया। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने आप ट्राई करो कि कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। देखते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो मोलरता दे रखी है। मोलरता कितनी दे रखी है 0.1। ठीक है, किसकी दे रखी है? तो ये Na2CO3, इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कितना आयतन दे रखा है? तो आयतन कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर। हमें क्या निकालना है? कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा, यानी कि हमें W का मान क्या करना है? निकालना है। ठीक, कैसे निकालोगे? देखो, तुम्हें पता है कि मोलरता क्या होता है? मोलरता बराबर होता है N/V गुणे 1000। और N का मान क्या होता है? N बराबर क्या होता है? दिया गया भार और बटे उसका अणुभार। M डैश में लिख रहा हूँ अणुभार को। M डैश क्या है? अणुभार। और V, और ये क्या था? 1000। अगर हम क्या निकाल लें? अणुभार निकाल लें। आयतन हमें दिया हुआ है, मोलरता हमें दी हुई है, तो क्या हम W निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया? Na2CO3 का अणुभार निकालना। तो Na2CO3 का अणुभार निकालो। कैसे निकालोगे? 2 गुणे सोडियम कितने हैं? सोडियम का परमाणु भार क्या होता है? सोडियम का परमाणु भार होता है 23, प्लस कार्बन, कार्बन का कितना हो गया 12, और प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये कितना हो गया 23 दूना 46, प्लस 12 और प्लस 16 तियाँ 48। ऐड करो इसको, 8 2 10 और 6 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 4 8, 1 9 और 1 कितना 10। ठीक है, ऐड करके देख सकते हो। 40 40 80, 8 से 14, 14 12 28, सॉरी 14 12 26, और ये कितना हो जाएगा सीधे 80 और 26 जोड़ोगे तो 106। ऐड करके देख सकते हो 106 ग्राम प्रति मोल। ये क्या आ गया इसका अणुभार। मान रख दो सबके। मोलरता का मान कितना दे रखा है 0.1 बराबर W की जगह पे, W तो तुम्हें निकालना ही है, बटे अणुभार कितना दे रखा है 106 हमने निकाल लिया, और आयतन कितना दे रखा है 500, और गुणे कितना 1000। ठीक है, 500 से क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे। ये कितना आ गया 500 दूनी, फिर 2 से नीचे इसको कट कर दो, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6। अब ये 53 इधर भेज दो, तो W बराबर क्या हो जाएगा 53 गुणे कितना है यहाँ पे 0.1। तो आंसर कितना आ जाएगा 5.3 ग्राम। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 5.3 ग्राम। तो यानी कि अगर हमें 0.1 m Na2CO3 का 500 मिलीलीटर विलयन बनाना है तो कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा? तो कितने ग्राम को 5.3 ग्राम को 500 मिलीलीटर जल में घोलना पड़ेगा। बात समझ गए हो? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी ये सब देख चुके हो, उससे पहले सेम वही है। अगर विलयन की मोलरता का मान कितना हो m बराबर 1, तो उसे क्या बोलोगे? मोलर विलयन। किससे प्रदर्शित करोगे? 1 m विलयन से। अगर m का मान कितना आ जाए 1/2, तो उसको विलयन को क्या बोलते हैं? सेमी मोलर विलयन। अच्छा, अगर प्रश्न में मान लो दिया हो कि सेमी मोलर विलयन, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी मोलरता कितनी है 1/2। तो ये भी दे सकता है या ये भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये दिया होगा तो इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा उसकी मोलरता कितनी है। कैसे प्रदर्शित करोगे इसको? m/2 से। अगर डेसी मोलर विलयन लिखा है तो इसका मतलब उसकी मोलरता कितनी है 1/10। प्रदर्शित कैसे करोगे इसको? m/10 से। अगर सेंटीमोलर तो 1/100, मिलीमोलर है तो 1/1000। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे नॉर्मलता में देखा था वैसे ही इसमें है कि अगर दो भिन्न भिन्न मोलरता वाले विलयनों को मिलाने पर बनने वाले नए विलयन की मोलरता क्या होगी। तो हमने मान लिया क्या, पहला विलयन उसकी मोलरता कितनी m1, उसका आयतन कितना v1। दूसरा विलयन उसकी मोलरता कितनी m2 और उसका आयतन कितना v2। ठीक है, दोनों को मिलाने पर बने नए विलयन की मोलरता क्या होगी, उसको हमने मान लिया m3। तो m3 बराबर क्या हो जाएगी, जैसे पहले था
नॉर्मलता में, वैसे यहाँ पे है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई विलयन का कुल आयतन यानी कि V1 प्लस V2। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न है, जल्दी से करते हैं। उस परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी जिसे बनाने के लिए 0.5 MHCl के 750 मिलीलीटर और 2 MHCl के 250 मिलीलीटर को मिलाया गया है। अब देखो इतना आसान सा प्रश्न है और ये किसमें पूछा गया है, IIT मेंस में आया है 2013 में। कैसे करोगे, तो पहले विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है, M1 बराबर कितना दे रखा है 0.5 और उसका आयतन कितना दे रखा है 750 मिलीलीटर। ठीक है, दूसरा M2 बराबर कितना दे रखा है 2 और इसका आयतन कितना V2 बराबर 250 मिलीलीटर। ठीक है, M3 बराबर क्या हो जाएगा, M3 बराबर क्या होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई क्या V1 प्लस V2। ठीक है, M1 का मान कितना 0.5 गुणे V1 का मान कितना 750 प्लस M2 का मान कितना 2 गुणे V2 का मान 250 और बटे V1 का मान कितना, V1 का मान कितना है 750 और प्लस 250। सॉल्व कर लो इसको, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 पॉइंट तो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है और सीधे 5 से क्या करना है गुणा करनी तुम्हें, तो 5 गुणे 5 कितना 25 हासिल 2, 5 से 35 और 2 कितना हो गया 37, 375 प्लस ये कितना हो गया 250 गुणे 2 कितना 500 और नीचे कितना हो गया, तो ये 0 5 5 10 7 2 9 और 1 10, नीचे कितना हो गया 1000। ठीक है, सॉल्व इसको ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा 375 इसमें ऐड कर दो 5 7 8 875 हो गया और बटे कितना है 1000। 1000 से भाग करोगे तो 3 जीरो हटाओगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव। ठीक है, क्या आ जाएगा दशमलव, तो आंसर क्या हो गया हमारा 0.875। यही क्या हो गया हमारा आंसर, मात्रक क्या होगा इसका मोल प्रति लीटर। ठीक, तो जो परिणामी विलयन होगा उसकी मोलरता कितनी आ जाएगी 0.875 मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है मोललता। मोललता का मतलब इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, मोललता बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता और मोललता और एक और चीज़ है आगे मोल प्रभाज, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। मोललता का मतलब क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलरता में तुमने देखा था यहाँ पे कितना था 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते थे मोलरता, और अगर 1 किलोग्राम विलायक है तो उसमें विलेय के घुले हुए मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे मोललता। इसे किससे प्रदर्शित करोगे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर क्या हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें ग्राम में और गुणे कितना 1000। ठीक है, 1000 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि हम किस में निकालने वाले हैं 1 किलोग्राम में निकालने वाले हैं। ठीक है, फार्मूला याद रखना, मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हो, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हो और गुणे 1000, तो m बराबर क्या हो गया n बटा W गुणे 1000। इसका मात्रक क्या होगा मोललता का, तो मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होगा। क्या ये आयतन पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ना तो ऊपर आयतन है और ना ही नीचे आयतन है, तो अगर आयतन नहीं है तो ये ताप पर निर्भर क्या होगा नहीं करती है। ठीक है, तो ताप पर निर्भर नहीं करेगी। चलो उससे रिलेटेड एक प्रश्न, चीनी के सीरे में सीरा क्या होता है, चीनी का एक बहुत गाढ़ा सा सॉल्यूशन होता है, चाशनी का मतलब बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा अगर कर दो उसको तो क्या बोलते हैं सीरा। तो सीरे के सॉल्यूशन में कितना 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता हमें क्या करनी है निकालनी है। तो देखो विलयन का ग्राम कितना दे रखा है, विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 214.2, उसमें चीनी कितनी है 34.2। हमें क्या चाहिए विलायक का द्रव्यमान, क्या चाहिए विलायक का द्रव्यमान। तो क्या करेंगे विलयन का जो द्रव्यमान है ये कुल द्रव्यमान हो गया विलयन का, इसमें से क्या करोगे चीनी का द्रव्यमान क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, घटा दोगे, तो हमें क्या निकल आएगा विलायक का द्रव्यमान जो होगा वो निकल आएगा। चलो देखते हैं विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है। सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो विलयन यानी कि जो चीनी का सीरा है उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो विलयन का द्रव्यमान हो गया हमारा 214.2 ग्राम, 214.2 ग्राम, जिसमें चीनी कितनी है, तो चीनी का द्रव्यमान कितना है 34.2 ग्राम। अब ये जो सॉल्यूशन है किस में बना होगा जल में, और जल यहाँ पे क्या काम कर रहा है विलायक का, तो विलायक यानी कि
किसका, जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसको घटा दोगे, माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, ये 0.2 में से 2 घटाओगे 0, 4 में से 4 घटाओगे 0, ये 11, 11 में से 3 घटाओगे कितना 8, और 1 ये 180। विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया, 180 ग्राम। अब फार्मूला लगा दो, स्मॉल m मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। तो अब हमारा काम क्या हो गया, मोलों की संख्या निकालना। मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, दिया गया भार बटे विलेय का अणुभार। और विलेय है कौन यहाँ पे, विलेय है यहाँ पे चीनी। चीनी क्या होती है, C12H22O11। इसका हमें अणुभार निकालना है, तो अणुभार निकाल लो, C12H22O कितने हैं 11। तो 12 गुणे कार्बन का कितना होता है, 12 गुणे कार्बन का कितना 12 प्लस 22 गुणे हाइड्रोजन का कितना 1 प्लस 11 गुणे ऑक्सीजन का कितना 16। तो 12 गुणे 12 144 प्लस ये 22 और प्लस इसको गुणा करो तो 16 एकम 16 6 हासिल लगा 1, 16 एकम 16 और 1 17, ये हो गया 176। ऐड कर दो 4 2 6 6 12 का 2, ठीक है, 7 2 9 4 13 और 1 14 का 4 और 1 और 1 और 1 हासिल जो लगा था, टोटल कितना हो गया 342। ऐड करके देख लेना 342 ग्राम प्रति मोल, ये हो गया। अब मान रख दो सबका, W कितना दे रखा है 34.2, अणुभार कितना आया हमारा 342, ठीक है। सॉल्व करोगे तो पॉइंट ये हटाओगे, यहाँ पे क्या बढ़ाओगे 0, आंसर क्या आएगा, इसको काटोगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अगर इसको कट करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ गया 10, ठीक है। और 1/10 का मतलब कितना 0.1। तो विलेय के मोल कितने आ गए 0.1 बटे विलायक का भार कितना 180 और गुणे कितना 1000, ठीक है। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे 1 2 0 1 2 0, ये कट गए, क्या बचेगा सीधे 10/18। 10/18 डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे, सबसे पहले पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 को डिवाइड करना है तुम्हें 18 पंचे 90, फिर 10 बचेगा, फिर पॉइंट बढ़ाओगे, फिर 5 आएगा 18 पंचे 90, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है मोल प्रति किलोग्राम, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है मोल प्रभाज या मोल अंश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल प्रभाज या मोल अंश, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी अवयव, अब विलयन में तुम्हें पता है 2 ही अवयव होते हैं, कौन सा, एक विलेय होगा और दूसरा क्या होगा विलायक होगा। तो किसी भी अवयव का यानी कि विलेय का या फिर विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, उस अवयव के मोलों की संख्या और बटे यानी कि तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया हमने कि किसी विलयन में विलेय A है और दूसरा विलायक क्या है B है, ठीक है। तो विलेय के मोल प्रभाज क्या हो जाएंगे, विलेय के मोल प्रभाज क्या हो जाएंगे, तो सबसे ऊपर क्या विलेय के मोल और बटे क्या करते हैं हम कुल मोल, तो कुल मोल में विलेय के मोल और विलायक के मोल दोनों आ जाएंगे। तो अगर हमें विलेय के मोल प्रभाज निकालने हैं तो ये क्या हो गया XA, मतलब विलेय के मोल प्रभाज बराबर कितना विलेय के मोल कितने Na, और बटे में कुल मोल में क्या आ जाएंगे Na और प्लस NB, ठीक है। ऐसे ही अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक हमने किसको माना है B को, तो ये क्या हो गया XB, और ये किसके बराबर हो जाएगा NB, यानी कि विलायक के मोल और बटे कुल मोल कितने Na प्लस NB, ठीक है। मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है। कैसे मात्रक हो सकता है भाई, ऊपर भी मोल्स लिखे हैं तुमने और नीचे भी मोल्स लिखे हैं, तो इस वजह से मोल से मोल क्या होगा कट जाएगा, और मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब इसमें ना तो आयतन आ रहा है, अगर आयतन नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ जरूर ध्यान देना कि कौन सा ताप पर निर्भर करता है कौन सा नहीं, क्योंकि ये पूछा जाता है बहुविकल्पी में। अच्छा, एक और चीज़ कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग क्या होगा हमेशा 1 होगा। यानी कि अगर मान लो विलयन में 3 घटक, जैसे यहाँ पे विलयन में 2 घटक थे, तो अगर यहाँ पे ऐड करते हैं इनको XA और XB का मान अगर जोड़ा जाता तो ये हमेशा हमें 1 ही मिलेगा, ध्यान देना इस बात को। अगर 3 घटक होंगे जैसे यहाँ पे हैं XA XB XE, तो इनका अगर मान निकालोगे और ऐड करोगे तो हमेशा कितना प्राप्त होगा 1 होगा। तो विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग क्या होता है सदैव 1 होता है। चलो अब निकालते हैं। एक प्रश्न है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में, 72 ग्राम क्या है जल
92 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के ही हमें क्या निकालने हैं, मोल प्रभाज निकालने हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बार बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जल कितना है, 72 ग्राम। तो सब शुरुआत हम करते हैं जल से, जल से हम शुरुआत करते हैं। दी गई मात्रा कितनी, 72 ग्राम, ठीक है। जल का अणुभार कितना होता है, 18। तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो ऐड करके देख लो। H2O, दो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, 2 गुणे 1 और प्लस ऑक्सीजन का कितना, 16, तो ये कितना आएगा, 18, ठीक है। तो जल का अणुभार कितना हो गया, 18, ठीक। अब हमें क्या निकाल लेना है, जल के मोल। तो N ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हो, N ऑफ H2O, N ऑफ H2O कितना हो गया, यानी कि जल के मोल कितने हो जाएंगे, दिया गया भार कितना, 72 बटे उसका अणुभार कितना, 18, 18 से डिवाइड करो, 18 चौके 72, यानी N ऑफ H2O कितना आ गया हमारा, 4, ठीक है। ऐसे ही इधर हम क्या लिख रहे हैं, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। एथिल अल्कोहल क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। अब इसका दिया गया भार कितना दे रखा है, 92 ग्राम। इसका अणुभार क्या होगा, निकाल लो यहाँ से, कितने, 2 हैं, तो 2 गुणे कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस ये हो गए 5 और प्लस ऑक्सीजन का कितना, 16 और प्लस हाइड्रोजन है तो कितना, 1, 12 दूना 24, ठीक है, प्लस 5 प्लस ये 17, ऐड कर दो, 5 4 9, 9 7 कितना, 16, 5 4 9, 9 7 16, 2 1 3 और 1 4, तो आंसर कितना आएगा, 46, ठीक है। ये वाला चीज़ अलग से तुम कहीं कर सकते हो। तो इसका अणुभार कितना आ गया, 46, तो M डैश मान लिया हमने, इसके लिए कितना हो गया, 46। मोल निकाल लो, तो N ऑफ C2H5OH, यानी कि किसके मोल, एथिल अल्कोहल के मोल किसके बराबर हो जाएंगे, दिया गया भार 92 बटे अणुभार कितना, 46, डिवाइड करोगे 46 से 92 को, तो 46 दूना कितना होता है, 92, तो N ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा, N ऑफ C2H5OH बराबर कितना, 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के मोल प्रभाज। तो मैं पहले जल के निकाल रहा हूँ, तो जल के मोल प्रभाज यानी कि X ऑफ H2O बराबर क्या होगा, N ऑफ H2O यानी कि जल के मोल और बटे में कुल मोल। कुल मोल में मतलब N ऑफ, कुल मोल में क्या हो जाएगा, कुल मोल का मतलब NH2O डिवाइडेड बाई N ऑफ H2O और प्लस N ऑफ किसका, C2H5OH का, ठीक है। मान रख दो, तो N ऑफ H2O कितना है, N ऑफ H2O 4 और बटे नीचे कितना, 4 प्लस C2H5OH के मोल कितने, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 4/6, ठीक है। 4/4 प्लस 2 कितने हो गए, 6। अब ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना है, 2 दूनी 4 और नीचे कितना है, 2/2 3 6, तो इसको सॉल्व करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2/3। अब इसको सॉल्व करोगे 3 से काटोगे इसको, तो आंसर कितना आएगा, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, 3 6 18, तो इस तरीके से 0.66 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर होगा, 0.66। इधर निकाल लो। अब एथिल अल्कोहल के मोल निकालने हैं तुम्हें, तो X ऑफ C2H5OH ये क्या होगा, N ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाई N ऑफ H2O और प्लस N ऑफ C2H5OH। मान रख दो, C2H5 का मान कितना, 2/4 और प्लस 2, यानी कि ये कितना आ गया, 2/6। 2/6 का मतलब 2 3 6, 1/3 और 1/3 का मान कितना होता है, तुम्हें पता है 0.33, तो ये इसका मान हो गया, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करो, तो देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0.33 और 0.66, 0.99, यानी कि लगभग 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो दोनों का ही मान किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ये वाली चीज़ जो तुमने पढ़ा था अभी कि विलेन में उपस्थित सभी घटक के मोल प्रभाजों का योग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, वो प्रूफ हो गई। ओके, तो इस तरीके से मोल प्रभाज आ गया। अब एक और टॉपिक इसमें बचता है छोटा सा, कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। ये भी पूछा गया है, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। तो नॉर्मलता क्या होता है, तुम्हें पता है, W क्या था, दिया गया भार, बटे E क्या था, तुल्यांकी भार, V क्या है, आयतन, और ये गुणे 1000। ऐसे ही मोलरता क्या था, विलेय के मोल बटे विलेयन का आयतन और गुणे क्या, 1000, ठीक है। मोलरता, अब तुम्हें पता है मोल को क्या लिख सकते हो, दिया गया भार और बटे विलेय का अणुभार। ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ई को क्या लिख सकते हो, ई क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ई जो होता था वो क्या होता था, अणुभार और बटे उसका आवेश गुणांक, तो वही मान रख दिया ई की जगह पे M डैश, और जेड कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, तो देखो W यहाँ पे भी है, 1000 M डैश V ये हो गया।
तो यानी कि अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि W कट जाएगा, W कट जाएगा, 1000 कट जाएगा, M-V ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा? सीधे सीधे Z बचेगा। तो N/M क्या बचा? Z के बराबर बचा। तो इस तरीके से M को क्या करोगे, इधर अगर भेज दोगे तो N बराबर क्या हो जाएगा हमारा? M गुणे Z। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बहुविकल्पी में बार बार पूछा गया है, ठीक है, कि N बराबर M गुणे Z होता है या N बराबर M बटे Z होता है या फिर M बराबर N बटे Z होता है। इस तरीके से कई बार घुमा घुमा करके ये चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं, ठीक। तो तुम्हें याद रखना है कि नॉर्मलता बराबर क्या होती है? मोलरता गुणे Z। Z क्या है? आवेश गुणांक, ठीक है, आवेश गुणांक। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? मोलरता और मोललता में संबंध। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलरता क्या होती है? NV गुणे 1000, ठीक है। मोललता क्या होती है? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, गुणे क्या? 1000 में डिवाइड कर दो तो M मोलरता बटे मोललता, ये हमने किया है। ऊपर क्या? N गुणे 1000 बटा V, नीचे क्या हो गया? ये वाला N बटा W गुणे 1000, 1000 से 1000 कट गया, N से N कट गया, ये W ऊपर पहुंच जाएगा और V क्या हो गया? नीचे। तो ये क्या हो गया? W बटा V। अब यहाँ से मान क्या आ गया कि मोलरता बटे मोललता बराबर किसकी होगी? W बटा V के। यहाँ पे W क्या है? विलायक का, W क्या है? विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। और V क्या होता है? V क्या होता है आपका? विलयन का आयतन। क्या होता है? विलयन का आयतन। तो ये चीज़ें पहले से देख चुके हो, ये सब याद रखना। मोलरता और मोललता में क्या संबंध हो जाएगा ये बार। एक चीज़ और ध्यान देना, ये जितने भी फार्मूले तुम पढ़ रहे हो, ये जितने भी सूत्र निकल के आ रहे हैं, इन फार्मूले को एक जगह पे लिखते रहना। ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो एक जगह पे लिखते रहना, चाहे वो डायरी बना लो छोटी सी या फिर अपने सामने चार्ट पेपर पे ये सब लिखते रहो, लेकिन ये लिखते ज़रूर रहना। ये सब एक पास होंगे तो तुम्हें लास्ट में याद करने में क्या होगा? आसानी होगी, ठीक है। तो एक पास लिखते रहना न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें याद कर लेना। फार्मूले अगर तुम्हें याद होंगे तो न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका एक पास लिखना ज़रूरी है, ठीक है। एक पास लिखो सारे फार्मूले और उसके बाद उनको क्या करो? याद कर लो। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तक अगर तुम्हें सेशंस पसंद आ रहे हो तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर करना कि तुम्हें वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।